ठीक है सर। तो सबसे पहले आप मुझको बताओ आज हमारे पास डेट कितनी है। आज है डेट आज कितनी डेट है भाई साहब? 15 आज हो गई हमारे पास जो डेट है वो है 15 अप्रैल अप्रैल 2025 और है भैया ट्यूसडे। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलते रहता है ना, पहले समझ लो। तो आज जो हमको स्टार्ट करना है, तो चैप्टर का नाम आप यहाँ पर मेरे साथ देख लेना। हम जिस बुक को लेके चल रहे हैं, बुक का नाम क्या है? डीके गोयल। यस। ठीक है सर, बुक का नाम है डीके गोयल और जो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। फटाफट से अब अपनी कॉपी में लिखते रहो मेरे साथ साथ चैप्टर का नाम फटाफट से लिख लेना भाई। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। चैप्टर का नाम लिख लेना। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हो गया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। और जिस हम बुक को रेफर करके चल रहे हैं, बुक का नाम क्या है? डीके गोयल है भाई जी। तो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, तो चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। अगर आप बुक में ध्यान दोगे तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है कि जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे तो आपको क्या क्या चीज़ समझ में आने वाली है। सबसे पहला आपको समझ में आएगा नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको समझ में आने वाला है डेफिनेशन एंड मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको समझ में आएगा पार्टनरशिप डीड, उसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस। आपको समझ में आएगा मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। 2 मेथड होते हैं इसमें, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। फिर हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। फिर हम बात करेंगे भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। और लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ के देखते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, हम लाइन टू लाइन चलेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ भी हमारे पास छूटे ना। इंट्रोडक्शन में मैं जब बात करूँगा तो लिखा हुआ देयर आर सर्टेन लिमिटेशन टू अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर या फिर सोल ट्रेडर, समझ में आया? तो हमने क्या किया था 11th क्लास में, अगर आपको ध्यान होगा, आपने मेरे साथ 11th क्लास में जो काम करा था, 11th में मैं आपको क्या बताता था, यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर आपके पास होती थी फर्म और ये होता था मेरे पास सोल प्रोप्राइटर। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, आपको हमेशा इसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। याद आ रही बात या नहीं आ रही? फिर एक और चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ पर क्या चलता था, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट चलता था। ध्यान आ रहा है? यहाँ पर हम बात करते थे किस में? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पर मैं बोलता था कि हमारे पास ये जो फर्म है, याद रखना, ये जो फर्म है, ये फर्म कौन होती थी? नेचुरल पर्सन। कौन होती थी? बिल्कुल गलत आंसर। फर्म नेचुरल पर्सन नहीं थी मेरे भाई, आर्टिफिशियल पर्सन थी। ध्यान आ रहा है? फर्म को मैंने बताया था कि फर्म कौन थी? आर्टिफिशियल पर्सन। और जो आपके पास ये जो प्रोप्राइटर था, इसको मैं बोलता था ये कौन था? नेचुरल पर्सन। ये हमने 11वीं में पढ़ा था। ठीक है जी। अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, इसकी क्या थी? अपनी एक लिमिटेशन थी। अब वो लिमिटेशन क्या थी? तो बुक में ध्यान देना, इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल। याद आ रहा? अगर आप यहाँ पर भी ध्यान दोगे तो आपको 11वीं की याद आ जाएगी कि सिर्फ यही वाला जो मेरे पास जो पर्सन था, जो कौन था? ये वाला पर्सन सिर्फ यही क्या करता था? कैपिटल इन्वेस्ट करता था। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या आ गई कि सिर्फ एक ही बंदा था। अंडरटेक्स द रिस्क, इन्वॉल्व्स इन द बिजनेस एंड कंट्रोल द होल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बट वन मैन्स कैपिटल स्किल एंड कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जनरली लिमिटेड। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक कोई भी इंसान हो चाहे तो भैया उसकी जो कैपिटल होगी वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। स्किल जो उसके पास होंगे वो क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। उसके पास जो कंट्रोलिंग और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी भैया? उसके पास लिमिटेड होगी। तो कहीं ना कहीं चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हो रही है? चैप्टर की शुरुआत हमारे पास है जो सोल ट्रेडर जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने जो किया था कब?
11th क्लास में उसकी लिमिटेशन से यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसकी लिमिटेशन से हमारे पास चैप्टर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको ये वाली बात यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास ये जो पार्टनरशिप है, मेरे पास ये जो पार्टनरशिप है ये स्टार्ट हो कहाँ से रही है, ये भैया सोल ट्रेडर की लिमिटेशन से स्टार्ट हो रही है। इतना तो मैं समझा पा रहा हूँ। सोल ट्रेडर की कुछ ना कुछ क्या थी, लिमिटेशन थी, जिसके वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में आना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो बुक क्या बोलती है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। In order to maintain this trust, it is necessary that partnership accounts be maintained in a honest, accurate and equitable manner. Partnership accounts should present a true and a fair picture of the partnership business. For this purpose, it is necessary to study the definition of partnership as given in the Partnership Act and the relevant provisions of the Partnership Act which affect the partnership account. अब ध्यान से मेरी बात को समझना। क्या मैंने 11th में सोल ट्रेडर के लिए कोई एक्ट के बारे में बात करी थी? आंसर है नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं अब एक एक्ट के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर एक एक्ट आ जाएगा। इस एक्ट का क्या नाम है? इस एक्ट का नाम है भैया पार्टनरशिप एक्ट। इस एक्ट का क्या नाम है? पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? आगे हम बुक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले मैं बात क्या करने वाला हूँ, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हेडिंग डाल लो नोट में अपने, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या नोट्स बाद में बनाओगे, ये मैं तुमको दे दूँ। चलो ठीक है, फिर अभी आप समझ लो। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख रहा हूँ, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दी, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बुक में ध्यान देना। तो बुक क्या बोल रही है? बुक बोल रही है, एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। इस लाइन को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, सारी कहानी यहीं से चलती है। देखो अब यहाँ से ध्यान से, ये वाला डायग्राम आप यहाँ पर देखो। मैंने कहा ये मेरे पास हो गई सुंदर प्यारी मेरी फर्म, सुंदर प्यारी मेरी फर्म, और ये मेरे पास हो गए पार्टनर दो। आ रही मेरी बात समझ में? सेम ये आपको पिक्चर इसी की तरह लग रही होगी, लेकिन वहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही था। अब यहाँ पर आपको कम से कम मिनिमम पार्टनर दो दिखेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? अगर मैं इसी चार्ट से बात करूँ तो इस वाले डायग्राम से आपको एक बात तो पता चल रही है कि भैया कम से कम मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? दो। क्योंकि भैया एक जना क्या पार्टनरशिप बना सकता है? आंसर है नहीं भैया नहीं। मिनिमम मुझको कम से कम कितने पार्टनर चाहिए? दो पार्टनर चाहिए। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भाई जी बात हो रही है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग। तो देखो बुक क्या बोल रही है, अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपकी किताब देखो क्या बोलती है। किताब बोल रही है, एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसका मतलब ये लाइन मैं यहाँ पर फिर से खींच सकता हूँ। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर दी ऐसे करके, और मैं क्या बोलूँगा, सेपरेट लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटी। और यहाँ पर भी मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि पूरी पार्टनरशिप जब आप पढ़ोगे हमेशा किसके बिहाफ में बात करोगे? फर्म के बिहाफ पर। अकाउंटेंट आप इस फर्म के हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना। आगे पढ़ते हैं। तो आपकी बुक क्या बोलती है, हाउ एवर एज पर द लीगल व्यू पॉइंट। जब मैं लीगल व्यू पॉइंट की बात करता हूँ तो बोलते हैं अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर मैंने क्या करा, अगर मैंने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करी, अगर मैंने बात करी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में, किस में? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं अगर बात करूँगा तो भैया वहाँ पर जो फर्म है और जो पार्टनर है वो एक ही है। याद रखना, जो फर्म है और जो पार्टनर हैं वो क्या हैं? एक ही है, अलग अलग नहीं है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बताता है कि दोनों एक ही हैं। क्लियर हो रहा? लेकिन क्या मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ? नहीं, मैं तो आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो हमें दिमाग में यही लेके चलना है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है, जहाँ पर मैं बोलूँगा कि भैया मेरे पास फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। और हमेशा मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझूंगा? मैं इस सुंदर प्यारी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूंगा। समझ में आया? मैंने कहा जो फर्म है ये क्या है? तो आप बोलोगे भाई ये फर्म है नेचुरल पर्सन। क्या है? बहुत सही जवाब। इसका मतलब ध्यान दे रहे हो। ये जो फर्म है आप बोलोगे भाई ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। और जो ये दोनों आपको पार्टनर दिख रहे हैं ये कौन है? नेचुरल पर्सन। क्या इतना समझा पाया मैं?
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर वो बोल रहे हैं हाउ एवर एज पर द लीगल व्यू पॉइंट अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इन अदर वर्ड्स इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। तो मैंने इन दोनों को एक ही बॉक्स में आपको यहाँ पर दिखा दिया था। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने फर्म को और पार्टनर को एक ही बॉक्स में दिखा दिया, ठीक है। कौन सा व्यू पॉइंट है? लीगल व्यू पॉइंट से जब मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना और हमेशा रिवाइज करके चलते रहना चीज़ों को। It has no existence separate from its partner. It means that in case of a bankruptcy of the partnership firm, private estates of the partners would be liable to meet his firm debt. कब के बारे में बात करें? अगर भैया बैंकरप्सी की बात हो गई, अगर क्या हो गई भैया, इन केस ऑफ बैंकरप्सी, ध्यान से समझना, इन केस ऑफ बैंकरप्सी की स्पेलिंग बताओ क्या है? BANK बैंक RUPTCY। अब इस बैंक करप्सी की एक कंडीशन अभी आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने कहा अगर मैं फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, फर्म के असेट्स हो गए बहुत कम लेकिन लायबिलिटीज़ हो गई बहुत ज़्यादा। ध्यान से इस चीज़ को समझना, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, मैंने कहा अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, कैसी कंडीशन? मैंने कहा मान लेते हैं असेट्स मान लो सिर्फ 100 रुपये के हैं मान लो, और लायबिलिटीज़ मान लो हो रखी है मान लो 5 लाख रुपए की। समझ में आया? फर्म की हालत क्या हो रखी है भैया? बहुत गंभीर है, खतरनाक हालत आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये बैंक करप्सी की है कंडीशन। असेट्स तो भैया कुछ है ही नहीं, ना के बराबर दिख रहे हैं, लेकिन भैया बाहर वालों के पैसे सपोज करो 5 लाख रुपए देने हैं। समझ में आ रही बात? क्या बोल रहा हूँ मैं? इस कंडीशन को बैंक करप्सी की कंडीशन बोल रहा हूँ। तो इस कंडीशन में वो लोग क्या बोल रहे हैं? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में तो हमारी किताब क्या बोलती है, ध्यान से समझो, किताब देखना। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ अ बैंक करप्सी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो भी प्राइवेट एस्टेट्स रहेंगे किसके भैया? पार्टनर्स के असेट्स मान लो, ठीक है, वुड बी लायबल टू मीट फर्म्स डेट। समझ में आया? तो ये जो आपको जो डेट दिख रहे हैं, ये जो 5 लाख रुपए के डेट दिख रहे हैं, किसके हैं? ये भैया फर्म के हैं, लेकिन फर्म के पास तो असेट्स सिर्फ यही है। तो उस केस में जो पार्टनर्स के जो पर्सनल असेट्स रहेंगे, उस केस में जो पार्टनर्स के पर्सनल एस्टेट रहेंगे, ध्यान से समझना, मतलब जो उसके असेट्स रहेंगे उसको क्या करेंगे हम? यूज़ करेंगे। काहे के लिए यूज़ करेंगे? इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। समझ में आई बात या नहीं आ रही? ये मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में जब मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आया? जब मैं आपसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ने दोनों को भैया एक ही बॉक्स में रखा हुआ है। बोल रहे भैया फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? आगे पढ़ते हैं। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी? पार्टनरशिप की। लिखो मेरे साथ अपनी कॉपी में, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप लिख लो। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप आप मेरे साथ लिख लो अपनी कॉपी में। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप आप मेरे साथ लिख लो अपनी कॉपी में। तो लिखो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, और याद करनी है इसको भैया। अभी हेडिंग लिखी है आपने क्या? डेफिनेशन ऑफ DEFINITION। डेफिनेशन ऑफ किसकी? पार्टनरशिप की, ठीक है। याद भी करनी है अभी, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो याद रखना कि डेफिनेशन सबसे पहले याद रखना कि दे कहाँ पे रखी है, तो आप बोलोगे सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले याद रखो कि ये डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी है। ये डेफिनेशन है भैया सेक्शन कौन सा? 4 इसका? ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी याद कर लो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। उसका सेक्शन कौन सा है? 4। उसका सेक्शन कौन सा है भैया? 4। उसका सेक्शन 4 में आपको डेफिनेशन मिलेगी। मैं जब भी पूछूं आपको पता होना चाहिए। मैं पूछूंगा आपसे कि भैया ये डेफिनेशन कहाँ दी हुई, एड्रेस क्या है इसका, तो आप बोलोगे भैया सेक्शन 4 है। किसका सेक्शन 4? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, ठीक है। और ये डेफिनेशन आपको मुँह जवानी याद होनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेशन आपको मुँह जवानी याद होनी चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, इसका मतलब है कि आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो लिखो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share
the profits of a business carried on by all or any of them acting for all काय पे लिखी हुई मैंने डेफिनेशन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्या मैं इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ? आंसर है नहीं भैया नहीं। ध्यान से समझना, रोज उठ के इसकी डेफिनेशन को पढ़ते रहो, सोना मत। यहाँ पर सेक्शन 4 पे लिखी हुई डेफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 पे लिखी हुई। बोलते हैं कि पार्टनरशिप क्या है? इज़ द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है भैया? रिलेशन। किसके बीच में? बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर हो गया? तो आज हमने अपना पेज नंबर पहला DK गोयल का कंप्लीट कर लिया। दूसरे पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो 2 पेज में क्या लिखा हुआ? मेन फीचर्स और असेंशियल्स एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। लिखो हेडिंग, लिखो भैया हेडिंग। अभी मैं पूरी डेफिनेशन के बिल्कुल, हमें ये पूरी डेफिनेशन समझनी है, पूरी डेफिनेशन हमको ढंग से समझनी है। तो आप हेडिंग लिखो मेन फीचर्स, हेडिंग लिखो भैया फटाफट से, मेन फीचर्स। हेडिंग लिखो आप मेन फीचर्स और असेंशियल्स, मेन फीचर्स और असेंशियल्स एलिमेंट्स और कैरेक्टर, CHARACTERISTICE कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। क्या है टॉपिक? मेन फीचर। किसके मेन फीचर्स? और असेंशियल्स एलिमेंट्स किसके भैया? और कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? पार्टनरशिप के। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट लिखो उसका, सबसे पहला वाला 2 और मोर पर्सन। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? 2 और मोर पर्सन। क्या मैं अकेले पार्टनरशिप कर सकता हूँ? आंसर है नहीं भैया नहीं। 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। तो किताबों में आओ, किताब क्या बोलती है? किताब में देखना है यहाँ पर 2 और मोर पर्सन। किताब बोल रही है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ध्यान से समझना, मस्ट बोला हुआ, कम से कम भैया 2 पर्सन तो चाहिए भैया। क्या बनाने के लिए? पार्टनरशिप करने के लिए। एंड सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट में आने लायक भी हों। 2 बातें यहाँ पर कही गई 2 और मोर पर्सन में, कि कम से कम भैया 2 पर्सन तो होने चाहिए अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है। और वो दोनों पर्सन क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अभी मैं समझाऊंगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होते हैं। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? एक और एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इन तीनों को छोड़ दो तो इसके अलावा जो भी पर्सन है हर कोई पार्टनरशिप में आ सकता है। नींद तो नहीं आ रही है? कौन बोल रहा है? इंडियन वाला क्या बोल रहे हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने बोला भैया 2 और मोर पर्सन, कम से कम भैया 2 या 2 से ज़्यादा लोग ही क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप बना सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम आपको कितने पर्सन चाहिए? 2 पर्सन। अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो आपको कम से कम 2 पर्सन चाहिए। और साथ में वो 2 पर्सन क्या होने चाहिए भैया? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम मुझे बोलोगे भाई ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो मैंने कहा जब आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉलेज में, जब तुम जाओगे तब आप ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? एवरी पर्सन, हर एक पर्सन, लेकिन सिर्फ किसको छोड़ के? एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इन तीनों को छोड़ दो। तो इन तीनों को छोड़ के सारे के सारे पर्सन क्या है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो पार्टनरशिप में आ सकते हैं। माइनर, अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो आपके दिमाग में आ रहा है कि 18 साल से कम। ठीक है, बाद में इसका डेफिनेशन चेंज भी हो सकती है। फिलहाल आप ये समझो कि माइनर में अभी मैंने कहा 18 साल से मान लेते हैं, कोई भी कम वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। मान लो पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पगलियट,
वो यहाँ नहीं आएगा। ऐसा कोई पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हो किसी भी कानून के द्वारा, जो डिस्क्वालीफाई हुआ हो, जिस पे मान लो कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा हो, सिंपल आप इतना समझो, इन तीनों को छोड़ दो तो भैया हर कोई बंदा पार्टनरशिप में आ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इससे मुझे यहाँ पर कम से कम 2-3 बातें समझ में आई जो मेरे थ्योरी के लिए काम आएगी। तो एक तो लिखो आप नोट्स में कि कम से कम आपको यहाँ पर एक बात समझ में आई कि भैया मिनिमम पार्टनर कितने होंगे? 2। और एक और वर्ड यहाँ पर आ रहा है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या वर्ड आ रहा? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये वाली बात कौन बोल रहा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कब का था? 1872 का। ये क्या बोलता है कि भैया एवरी पर्सन, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में इसने कहा कि भैया एवरी पर्सन, हर एक पर्सन आ सकता है, सिर्फ किस किस को छोड़कर? एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर? एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर? तो पहला वाला का नाम बोलो, क्या था? ए, माइनर। समझ में आया? माइनर को छोड़ दो। उसके बाद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल, ठीक है। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। क्या ये बात मैं बोल रहा हूँ? नहीं, कौन बोल रहा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। पहला वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? नहीं है। ठीक है जी। और याद रखना इसकी कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होएगा। दूसरा वाला पॉइंट पर आप आ जाओ। तो दूसरा वाला आपकी बुक में क्या बोलता है? अच्छा, यहाँ पे कुछ और बातें भी लिखी हुई देखते हैं। और बातें बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में भी बात हो रही है। तो यहीं पर आप लिख लो, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में भी चर्चा हो रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में भी चर्चा हो रही है। तो एक बार हम किताब में पहले पढ़ के देख लें कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में क्या बात बोली गई है। लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैं जब एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, पूछूंगा तुमसे, तो ध्यान में समझना, यहाँ पे गलती मत करना। पार्टनरशिप एक्ट ने मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स के बारे में कोई बात नहीं बोली हुई। समझ में आया? बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म टू बी 50। समझ में आया? तो अपने नोट्स में आप मैक्सिमम नंबर कितने लिख दोगे? यहाँ पर 50 लिख दोगे। कितने लिख दोगे? 50। क्या ये बात पार्टनरशिप में बोली गई? पार्टनरशिप एक्ट में? नहीं भैया नहीं। तो कहाँ पे बोली गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई। और ये मैक्सिमम नंबर कहाँ पर बताए गए? तो लिखो रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। क्लियर हो रहा? मैं आपसे किस तरीके से पूछूंगा, ध्यान से समझना। मैं वो बोलूँगा मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, आप बोलोगे 50। मैं बोलूँगा क्या है पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं। तो मैं बोलूँगा कहाँ पर लिखा हुआ? तो आप बोलोगे रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? पक्का? तो लिखो ये जो मैक्सिमम नंबर है वो कहाँ पर लिखे हुए? बोलो रूल 10। ये जो 50 थी, ये 50 की बातें कहाँ पर लिखी हुई? आप बोलोगे रूल 10। किसका रूल 10? ऑफ द कंपनीज ब्रैकेट में लिखोगे मिसलेनियस रूल्स 2014 पर। समझ में आया? एक भी नंबर थ्योरी में कटने नहीं चाहिए भाई। आगे बढ़ जाएं, तभी हम लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है माइनर एज अ पार्टनर। इसके बारे में क्या लिखा हुआ? बोले अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोला कि मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ, इसको इस तरीके से समझो। मैंने कहा ये मेरे पास सुंदर प्यारी हो गई फर्म। एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक कोई नया पार्टनर हमारी फर्म पर आता है सी, लेकिन ये कौन है? माइनर है। समझ में आया? तो इसके बारे में देखो क्या बात यहाँ पर लिखी हुई। बोलते हैं अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड। अ माइनर, कोई भी अगर माइनर है आप उसको पार्टनर के तौर पर फर्म पे नहीं ला सकते। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म। हाउएवर, लेकिन ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। समझ में आया? तो मैं यहाँ पर आपसे क्या वाली बात पूछ सकता हूँ? तो लिखो जरा यहाँ पर। मैं आपसे पूछूंगा क्या भैया? मैं यहाँ पे नोट्स में लिख रहा हूँ माइनर एज अ पार्टनर। माइनर एज अ पार्टनर। मैं आपसे पूछूंगा कि भैया क्या ये माइनर पार्टनर बन सकता है? क्या पार्टनर के तौर पर एडमिट हो सकता है? नहीं। आप बोलोगे नहीं भैया नहीं। लेकिन क्या मैं इसके साथ प्रॉफिट शेयर कर सकता हूँ?
आंसर है यस, प्रॉफिट तो हम इसके साथ शेयर कर सकते हैं। समझ में आया? इंपॉर्टेंट लाइनें देख लेना यहाँ पर। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर्स इन अ फर्म, हाउएवर ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। लॉस नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या लिखा हुआ? प्रॉफिट लिखा हुआ। ध्यान से समझना। ठीक है। तो पहली वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं पक्का? नहीं है। दूसरे वाले पॉइंट में चलूँ तो दूसरा वाला पॉइंट लिखो भैया एग्रीमेंट। दूसरा वाला पॉइंट लिखो एग्रीमेंट। दूसरा वाला पॉइंट लिखो आप एग्रीमेंट। पहला वाला मैंने बताया 2 और मोर पार्टनर्स। सेकंड वाले पॉइंट में भाई साहब लिखो आप एग्रीमेंट। सेकंड वाला पॉइंट किस चीज़ का है? एग्रीमेंट का है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। पहले एक बार किताब से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक बार पहले किताब से रीड कर लेते हैं। एग्रीमेंट के बारे में क्या बोल रहे कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे बनती है भैया? एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। ध्यान से समझना। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून के द्वारा नहीं बन रही, ठीक है। लेकिन कैसे बन रही? एग्रीमेंट के द्वारा बन रही है। अगर मैं सिर्फ यहीं तक की बातें करूं तो मैं इसकी मुझको अगर पिक्चर बनानी हो तो मैं कैसे बना सकता हूं? मैंने कहा मान लेते एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, दूसरा व्यक्ति है बी है। ध्यान से समझना भैया। ए ने क्या करा? इस बी को क्या करा? एक प्रपोजल दिया। ए ने क्या करा? इस बी को क्या करा? एक प्रपोजल दिया। ए ने इस बी को क्या करा? एक प्रपोजल दिया। कौन सा? बिजनेस प्रपोजल। अच्छा, बिजनेस प्रपोजल। ठीक है। ठीक है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? अब बी के पास ऑप्शन है भैया, या तो ये यस बोले, नो, या तो ये यस बोले या फिर ये नो बोले। अगर भैया इसने बोल दिया नो तो कहानी तो खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लेते इसने यस बोल दिया, मतलब इसने क्या करा? बी ने अपनी क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। बी ने बदले में क्या दे दी भैया? अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फिर से बता रहा हूँ। मैंने कहा कि हमारे पास 2 व्यक्ति है, एक ए है, दूसरा कौन है? बी है। इस ए ने क्या करा? इस बी को क्या दिया भैया? बिजनेस प्रपोजल दिया। क्या दिया? बिजनेस प्रपोजल। अब बी के पास ऑप्शन बनता है, या तो वो उसमें हाँ बोले या फिर ना बोले। अगर उसने नहीं बोल दिया तो यहाँ पे तो बात ही खत्म। लेकिन अगर उसने यस बोल दिया तो इसका मतलब उसने अपनी क्या दी? एक्सेप्टेंस दे दी। क्लियर हुआ? पक्का? तब इनके बीच में क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। समझ में आया? तो कोई तुमसे पूछे भैया एग्रीमेंट कैसे बनता है, तो मैं बोलूँगा जो बिजनेस प्रपोजल है, ये जो बिजनेस प्रपोजल है, इसके साथ क्या होनी चाहिए भैया? एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। अगर बिजनेस प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस हो गई तब वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। क्या इतना समझा पाया मैं आपको? आ रहा है समझ में? तो किताब में फिर से पढ़ते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टनरशिप है वो रिजल्ट है किसका? एग्रीमेंट का। समझ में आ रहा? तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया पार्टनरशिप कैसे बनती है, तो आप बोलोगे भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। मैं पूछूंगा पार्टनरशिप कैसे बनती है, तो आप बोलोगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। मैं बोलूँगा क्या कानून के द्वारा बनती है? ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। आप बोलोगे नहीं भैया नहीं। कैसे बनेगी? एग्रीमेंट के द्वारा बनेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड नॉट बाय द एग्रीमेंट। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करोगे तो वहाँ पर कैसे हो जाएगा? ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो जाएगा। मतलब जो भी व्यक्ति हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पैदा हो गया तो वो कहीं ना कहीं उनका क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। आ रही मेरी बात समझ? वहाँ पे तो बाय बर्थ ही काम हो जाएगा। अब सच एन एग्रीमेंट ईदर ओरल और इन राइटिंग। नोट्स बनाते हुए चलते रहना भैया। ये जो एग्रीमेंट है, ध्यान से मेरी बात समझना भाई जी। मैंने बताया जो एग्रीमेंट है ये आपके पास, ध्यान से समझना, मैंने बोला ये जो एग्रीमेंट है ये आपके पास ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। समझना ध्यान से। मैंने बोला ये जो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट याद रखना भैया, क्या ओरल फॉर्म में हो सकता है? आंसर है यस। क्या रिटर्न हो सकता है? आंसर है यस। ध्यान से इस चीज़ को समझ के चलना। एग्रीमेंट आपके पास मैं बोलूँगा ओरल हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल। लिखित तौर पर हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? इतनी बात समझ में आ रही? कोई चीज़ जिसको दोबारा पता नहीं हो। ओरल हो सकता है बिल्कुल, रिटर्न हो सकता है बिल्कुल। आ रहा समझ में? आगे पढ़ते हैं। तो किताब क्या बोलती है? एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ रहेगा? म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ को बताया जाएगा। फिलहाल आप इतना समझो कि मैंने यहाँ पर क्या बताया? एग्रीमेंट में मैंने कहा मान लो कोई पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन ए ने क्या करा? बी को क्या दिया भैया? बिजनेस प्रपोजल दिया। ऑप्शन इसके पास 2 थे, या तो ये नो बोल दे या फिर ये यस बोल दे। अगर इसने भैया नहीं बोल दिया तो बात तो यहीं पर ही ख़त्म। अगर उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी तब इनके बीच में क्या बन सकता है? एग्रीमेंट बन सकता है। क्लियर हुआ?
बिजनेस प्रपोजल जब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट जाएगा तो क्या बन जाएगा, Agreement. एग्रीमेंट बन जाएगा। क्लियर हुआ। एग्रीमेंट मैंने बताया ओरल भी हो सकता है, मतलब मौखिक भी हो सकता है, मौखिक। मौखिक ही तो बोलते हैं शायद, और लिखित भी हो सकता है। ठीक है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तीसरा बिंदु लिखो, तीसरा वाला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। थर्ड पॉइंट लिखिए भाई जी, थर्ड पॉइंट लिखिए जल्दी से, थर्ड पॉइंट लिखो फटाफट से। तो तीसरा वाला पॉइंट क्या आ रहा है, तीसरा वाला पॉइंट लिखोगे आप एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बढ़िया पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो किताब में आ जाओ, किताब क्या बोलती है, किताब पढ़ के देखते हैं। किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। कुछ चीज़ें जो नोट्स में लिख लेना भैया। एक तो आपको क्या करना है, बिजनेस करना है, इंटेंशन काहे का होना चाहिए, प्रॉफिट का, और बिजनेस क्या करोगे, लीगल करोगे। समझ में आया। अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। यहाँ पे समझो, अब नोट्स में आ जाओ। यहाँ पर क्या बात बोली गई कि जब आपको क्या करना है, बिजनेस करना है। अगर आप तीसरी बात क्या बोल रहे हैं कि जब आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, यहाँ पे देखो, जब आप किस में आ रहे हो, पार्टनरशिप। तो भैया जब आप आ रहे हो पार्टनरशिप में भाई जी, तो जब आप आओगे पार्टनरशिप में तो किस लिए आओगे, बिजनेस करने के लिए आओगे। ध्यान से समझना, जब आप किस में आओगे, पार्टनरशिप में, आप क्या करने आओगे, बिजनेस। और ये बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस मत कर देना। समझ में आया। पार्टनरशिप में आओगे तो कौन सा बिजनेस करोगे, लीगल। पानी पी लो, सोना मत। और भैया, और आपका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। कौन सा मोटिव होना चाहिए, समझ में आ रही पूरी बात या नहीं आ रही। जब आप पार्टनरशिप बिजनेस करोगे तो भैया आप, जब आप पार्टनरशिप में आओगे तो आप किसके लिए आओगे, बिजनेस के लिए आओगे। बिजनेस क्या होना चाहिए भैया, लीगल होना चाहिए। और भैया मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम बोलोगे क्या मैं चैरिटी के लिए आ सकता हूँ, मैंने कहा आ जाओ, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही। अच्छा, बुक में एक और बात यहाँ पर क्या बोली गई थी, अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, ध्यान से मेरी बात को समझना। आपके फादर ने क्या करा, आपके और आपके भाई के नाम पर एक प्लॉट ऑफ लैंड ले लिया। समझ में आ रहा। इसके मालिक है मान लो दो, एक ज़मीन का टुकड़ा है। आपके फादर ने आपके लिए, मान लो ए के लिए और प्लस बी के लिए एक ज़मीन ले ली। इसके मालिक दो हैं, ए भी है और कौन है, बी है। बस यही बात बताई मैंने। तो क्या है, पार्टनरशिप होगी, नहीं भैया नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर रहे, इनका मोटिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये तो सिर्फ क्या है, जॉइंट ओनर है। पक्का। तीसरा पॉइंट लिखो। तो मैंने, मुझको ये बताओ क्या पहले पॉइंट में कुछ चर्चा दोबारा से करूँ, टू और मोर पर्सन में, एग्रीमेंट में चर्चा करूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव में चर्चा करूँ, फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में आ जाओ। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ये प्रॉफिट तक पहुँच गए थे। इंटेंशन क्या होना चाहिए भैया, प्रॉफिट का। तो यहीं से ही मेरे पास चौथा पॉइंट निकल कर आता है, यहीं से ही मेरे पास चौथा पॉइंट निकल कर आता है, जो क्या बोलता है, शेयरिंग। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। इक्वल नहीं, जरूरी नहीं है इक्वल हो। आ जाओ किताब में, आ जाओ किताब में, आ जाओ। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट अ शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। If some person join hands to run some charitable activity, it will not be called a partnership. अभी मैंने बताया. Further, if a partner is deprived of his right to share the profits of the business, he cannot be called a partner. But it is not necessary that all partners should share the losses also. It may be agreed between the partners that one or more of them shall not be liable for losses. बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पर आ जाओ भैया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से। एग्जाम्पल से एक समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से मेरी बात को समझना। मेरे केस में मान लो दो पार्टनर है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है। इनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो मान लो 3:2 है। जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 3:2 का मतलब है कि अगर कल के दिन इन्होंने भैया प्रॉफिट कमाया मान लो 5 रुपये, तो ये घर लेके जाएगा 3 रुपये, ये घर लेके जाएगा 2 रुपये। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। तो भैया प्रॉफिट शेयर करना तो क्या है, जरूरी है। प्रॉफिट शेयर करना तो क्या है, जरूरी है। लेकिन लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। एक और लो एग्जाम्पल, ध्यान से मेरी बात को समझना।
यहाँ पर है एक पार्टनर ए, एक पार्टनर बी, एक पार्टनर है सी, एक पार्टनर है डी। अभी डी वाला पार्टनर का नाम बहुत तगड़ा है, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? डी वाले पार्टनर का नाम ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब ये जब डी वाला पार्टनर इनके साथ मिलके काम कर रहा है तो इन लोगों को फ़ायदा हो रहा। तो इन तीनों ने ध्यान से इन चारों के बीच की तुम बातें सुन लिया, तुमने समझ लिया, तुम्हें सब कुछ मेरी बातें समझ में आ जाएगी। इन चारों के बीच की बात समझो। ए बी सी और डी आपस में क्या बात करते हैं? ए बी सी डी बोलते हैं कि भैया एक काम कर कि प्रॉफिट तो हम चारों ही बांटेंगे, प्रॉफिट तो हम चारों ही बांटेंगे। मान लो इनके बीच के रेशियो है 4:3:2:1, लेकिन अगर लॉस के बारे में बात हुई तो लॉस तू मत ले बांटना, समझ में आया? आप हम तुझको लॉस नहीं देंगे, लॉस हम ही बांट लेंगे। लॉस हम बांट लेंगे मान लो 4:3:2 पर, इसको हम कोई लॉस नहीं देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यस, आया समझ में या नहीं आ रहा? किताब में आओ, फिर से किताब में आओ। किताब क्या बोलती है? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। समझ में आया? एग्रीमेंट जो रहेगा किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। उसका एम क्या रहेगा कि भैया प्रॉफिट को क्या करना है? शेयर करना है। क्लियर हो रहा? इफ सम पर्सन ज्वाइंस एंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी, it will not be called a partnership। समझ में आया? कल के दिन तुम्हारा मन कर दिया कि तुमने कहा कि भैया मैं, ये मान लो हो तुम और ये तुम्हारा साथी है, तुम दोनों मिल के कहा कि भैया हम तो क्या करेंगे, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करेंगे, तो क्या है? पार्टनरशिप कहलाएगी? आंसर है नहीं भैया नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि भैया पार्टनरशिप में भैया बिजनेस होना जरूरी है, प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? आगे बढ़ जाओ। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया? फर्दर इफ अ पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर। मतलब तुमने किसी से उसका प्रॉफिट का राइट छीन लिया तो पार्टनर नहीं कहलाएगा फिर वो। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इंपॉर्टेंट बात है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स शुड शेयर द लॉसेज ऑल्सो। जरूरी नहीं है कोई। इट मे बी agreed between the partners that one or a more of them shall not be liable for losses। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? अगला पॉइंट लिखो, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप, रिलेशन। अगला पॉइंट लिखो, क्या है अगला पॉइंट? रिलेशनशिप ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल है? PAL वाला, PLE वाला? अरे PLE या PAL वाला प्रिंसिपल, PL प्रिंसिपल एंड एजेंट। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से समझना। ये समझ गए, तुम्हें पूरी पार्टनरशिप समझ में आ गई। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो ध्यान से यहाँ पर समझो। पहले किताबें पढ़ लेते हैं। किताब क्या बोलती है? ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस। प्रिंसिपल मतलब बिजनेस का मालिक, एजेंट मतलब जो काम कर रहा है। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, एंड अ प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना, क्योंकि तुम तेज बच्चे हो। ध्यान से समझो, ये हो तुम, एग्जाम्पल से समझो। एक पार्टनर है ए, ठीक है, एक पार्टनर है भैया बी, एक पार्टनर है सी, एक पार्टनर है डी। इन चारों ने बोला कि हम तो मिलके एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। ए बोलता है कि भैया मैं तो अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, बी बोलता है भैया मैं पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडीज़, सी बोलता है कि मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, डी बोलता है कि मैं पढ़ाऊंगा मान लो मैथ्स। एग्जाम्पल समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये चारों क्या है? पार्टनर्स हैं। अब ये जब चारों जो पढ़ा रहे हैं, जब ये चारों क्या कर रहे हैं? टीचिंग का काम कर रहे हैं। जब ये चारों काय का काम कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? एजेंट कहलाएंगे। एजेंट, अच्छा, समझ में आया? लेकिन जब ये धंधे का प्रॉफिट आपस में बांटेंगे तब ये क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? एजेंट रहेंगे तो इनको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। और प्रिंसिपल मालिक रहेंगे तो इनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। जब ये लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे तो भैया ये क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे, बिजनेस के मालिक। इनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और जब ये टीचिंग का काम करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? इनको क्या मिलेगी? इतनी बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको ढंग से? लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये चारों के चारों भैया लायबल होंगे। आ रही है मेरी बात समझ? मतलब अगर कुछ भी काम इन्होंने कर लिया तो उसके लिए बाकी भी लायबल होने वाले हैं। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही है? क्योंकि ये देखो ना, एक और चित्र देखो, ये हो गई इनकी फर्म। इनकी फर्म का नाम है ABCD। इनकी फर्म का नाम है ABCD एजुकेशन। इनकी फर्म का नाम क्या है? ABCD एजुकेशन।
हब, ये इनकी फर्म का नाम है। और पार्टनर कौन हो गए? ए, बी, सी, डी। दुनिया किसको जान रही है? दुनिया तो इसको जान रही है। नहीं आई मेरी बात समझ में? दुनिया तो इसको जान रही है, इनको थोड़ी ना जान रही है। अगर किसी ने कुछ भी कांड कर दिया तो भैया ये तो फंसेगा ही, बाकी भी फंसेंगे। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? एजेंट और प्रिंसिपल का समझ में आई बात? एग्जाम्पल याद रहेगा तो किताबों में फिर से आ जाओ। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स, एंड अ प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाओ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। अगला पॉइंट है कि क्या मैं तुमसे कल पूछूंगा? बिल्कुल सारे पॉइंट पूछूंगा। लिखो अपनी उसमें, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगला पॉइंट लिखो, क्या है? सिक्स्थ वाला पॉइंट, सिक्स्थ वाला पॉइंट लिखो, सिक्स्थ वाला पॉइंट। बिजनेस कैरिड, बोलो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। पहले किताबों में पढ़ो, किताबें क्या लिख रही है। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर इन रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। पांचवा और छठा एक साथ पढ़ोगे हमेशा। जब भी आप पढ़ोगे तो पांचवा और छठा क्या पढ़ोगे? एक साथ पढ़ोगे। ये भी कहीं ना कहीं वही वाली बात बता रहा है। क्लियर हुआ? इसको मैं सिंपल भाषा में क्या बोलता हूँ, या तो सबके सब मिलके काम करेंगे या उनके बिहाफ में कोई एक पार्टनर, कोई दो पार्टनर, कोई तीन पार्टनर मिलके काम कर सकता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई दिक्कत तो नहीं है? इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। एग्जाम्पल से समझो, देखो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझना। तुमने कहा कि सर हमसे पढ़ाई तो हो नहीं रही, लेकिन मेरे और मेरे दोस्त ने हमने प्लान करा कि भैया हम एक मिठाई की दुकान खोलेंगे। अब तुमने एक मिठाई की दुकान खोल दी, इस दुकान का नाम है ABC मिठाई। समझ में आया? दुनिया जान रही किसको? ABC मिठाई वाला को। लेकिन इसका पार्टनर कौन है? A है, एक पार्टनर कौन है? B है, एक पार्टनर कौन है? C है। समझ में आ रही बात? एक दिन की बात है, ध्यान से मेरी बात को समझना। काउंटर में बैठा हुआ था A। काउंटर में कौन था? A। इसने गलती से किसी कस्टमर के साथ इसके क्या हो गए? पंगे हो गए। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? इसके किसी कस्टमर के साथ मान लो कि किसी उससे क्या हो गए? पंगे हो गए। तो भैया A तो लायबल होगा ही होगा, और B और C भी लायबल होंगे। आई बात समझ में या नहीं आ रही है? आ गई। एक थोड़ी सी अच्छा केस भी लेके चल लेते हैं। किसी दिन क्या हुआ, बहुत बढ़िया काम था। ए ने क्या करी भैया? बहुत तगड़ी सेल्स कर दी। ए ने क्या कर दी भैया? बहुत तगड़ी सेल्स कर दी। और इस सेल्स की वजह से क्या हुआ? प्रॉफिट अच्छा हो गया। तो सिर्फ ए नहीं लेके जाएगा, इसको B और C दोनों लेके जाएंगे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? इसको याद रखना, जब एक दोस्त की लड़ाई होती है और जब बाकी सब दोस्त उसका आ जाते हैं साथ में। आ रही बात समझ में? अगला पॉइंट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये क्या पॉइंट है? पढ़ के देखते हैं। पहले लिख लो अपने नोट्स में, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है सर, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। किताबों में आ जाओ, किताबें क्या बोलती है? पढ़ के देखते हैं। A partnership firm has a no separate existence from its member. It means that all agreements entered within the firm will be enforceable against each partner separately and jointly. However, partnership firm is a separate business entity from accounting point of view. ये मैंने अभी स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें आपको बता दी थी, फिर से रिपीट पॉइंट है। ठीक है, ये ना रिपीट पॉइंट है, तो इसको मैं अभी सिर्फ सिंपल तरीके से बता देता हूँ आपको। इस वाले को आप इस तरीके से समझो। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने दो व्यू पॉइंट बताए थे। एक तो भाई साहब मैंने बताया था लीगल व्यू पॉइंट बताया था, और एक मैंने बताया था अकाउंटिंग व्यू पॉइंट बताया था। मैंने बताया था भैया लीगल व्यू पॉइंट में तो भैया चाहे ये फर्म है चाहे ये पार्टनर है, इन दोनों को आप एक ही बॉक्स में रख लो, अलग अलग नहीं है। लीगल व्यू पॉइंट में तो दोनों एक ही बॉक्स में रखो। लेकिन जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो
अलग रखना है इसको, ठीक है। Yes. फर्म अलग रहेगी और पार्टनर्स क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। बस ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपके साथ यहाँ तक डिस्कस कर लिया। यहाँ पर है पार्टनरशिप कैन नॉट बी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन द अब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशन एसेंशियल एलिमेंट्स। तो अभी फटाफट से याद करते हैं। नहीं, सबसे पहले मैं पहुँच जाता हूँ कहाँ पर, देखो डेफिनेशन में। यहाँ पर देखो, सब कुछ छोड़ दो। तो भैया आज थी हमारे पास 15 अप्रैल 2025 ट्यूसडे का दिन था। बहुत बढ़िया दिन है। आज से हमने अपनी क्लास को क्या कर लिया, चालू कर लिया है, स्टार्ट कर लिया है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से हमने स्टार्ट करा। चैप्टर कौन सा है भैया, फंडामेंटल है। मैंने कहा कि भैया हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, सोल ट्रेडर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे आपको ध्यान होगा सुंदर प्यारी आपकी फर्म थी, लेकिन वहाँ पे बिजनेस का मालिक एक ही था। मैंने कहा फर्म क्या होता है भैया, आर्टिफिशियल पर्सन होता था, और यहाँ पर ये कौन हो गया, नेचुरल पर्सन हो गया। लेकिन एक बात आपको 11वीं से लेकर आनी है, वो कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझना। मैंने कहा इस चीज़ को ध्यान से समझना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा इसी फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अकाउंटेंट आप इसी फॉर्म के हो। आप मुझसे पूछोगे क्या पार्टनरशिप में भी मुझे इसी फॉर्म के बिहाफ में समझना है? मैंने कहा हाँ भाई हाँ, पूरी पार्टनरशिप में आपको इसी फॉर्म के बिहाफ से बात करनी है। क्लियर हो रही है बात? आगे मैंने बताया कि भैया पार्टनरशिप की कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि भैया सोल ट्रेडर की कुछ क्या थी, लिमिटेशन थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ क्या थी, लिमिटेशन थी। तभी भैया हमको पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी। अब वो लिमिटेशन क्या थी, वो मैंने आपको लेक्चर में समझा दिया था। मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट आने वाला है। ये पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का याद रखना। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैंने क्या बात बताई, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से जब मैं बात करता हूँ तो मैंने कहा भैया फर्म अलग और पार्टनर्स अलग, फर्म अलग और पार्टनर अलग। मैंने कहा कम से कम भैया 2 पार्टनर चाहिए, कम से कम भैया 2 पार्टनर चाहिए। सारी की सारी बातें किसके बिहाफ में समझनी है, फर्म के बिहाफ में। सारी की सारी बातें किस बिहाफ में समझनी है, फर्म के बिहाफ में। आपको पार्टनर के बिहाफ में कुछ नहीं सोचना, याद रखना बात। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बता रहा भैया, फर्म अलग और पार्टनर्स अलग। कम से कम पार्टनर्स कितने चाहिए, 2 चाहिए। अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करूं तो भैया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया फर्म और पार्टनर्स क्या हैं, एक ही एंटिटी हैं। फर्म और पार्टनर्स क्या हैं, एक ही एंटिटी है। अगर भैया बैंक करप्सी का केस हो गया, जैसे कि सपोज करो मैंने कहा असेट सिर्फ फर्म के सिर्फ 100 ही हैं, मैं फर्म के असेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ कितने हैं भैया, 100 ही है। लेकिन लायबिलिटी हो गई मान लो 5 लाख रुपए की, तो ये भैया बैंक करप्सी की कहानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। समझ में आया? इस केस में क्या होगा, जो पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स भी रहेंगे वो भी भैया हम लेकर आएंगे फिर बिजनेस में इनको पे ऑफ करने के लिए। समझ में आया? क्योंकि लॉ क्या बोलता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जा रहा है कि जो फर्म और पार्टनर्स है वो एक ही है। आगे मैंने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी। मैंने कहा डेफिनेशन का एड्रेस क्या है, तो आप बोलोगे सेक्शन 4 किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कई के बाद तुम भूल जाओगे, 1932 याद रखना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4। मैंने कहा क्या मैं इस डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ? नहीं भैया नहीं। तो पार्टनरशिप क्या बोलती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ध्यान से समझना, फिर से बोल रहा हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business is carried on by all or any of them acting for all। मेन फीचर्स और असेंशियल्स एलिमेंट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बात कही थी भैया 2 और मोर पर्सन्स, कम से कम भैया कितने लोग चाहिए, 2 और उससे ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 50। तो मैंने कहा भैया देखो मिनिमम पार्टनर्स तो भैया कम से कम 2 चाहिए, अकेले में पार्टनरशिप नहीं कर सकता। और भैया 2 तो चाहिए ही चाहिए, वो साथ में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कहाँ कही गई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया था कि भैया हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक्सेप्ट इन तीनों को छोड़कर। मतलब माइनर को छोड़ दिया जाए, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड को छोड़ दिया जाए, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ को छोड़ दिया जाए। इन तीनों को छोड़ दोगे आप तो हर एक पर्सन क्या हो जाएगा भैया, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं बात करता हूँ भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 50 भैया 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो जाएंगे, 50। ये बात कहाँ कही गई, ये कही गई रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं भैया, 50 भैया 50। ये बात कहाँ कही गई, रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। फिर बोला गया सोमत, अरे सोमत उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ जरा, सोमत भाई यहाँ पर।
फिर यहाँ पर क्या कहा गया कि भैया जो माइनर है क्या वो पार्टनर हो सकता है, क्या जो माइनर है वो पार्टनर हो सकता है? आंसर है नहीं भैया नहीं, पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन भैया वो प्रॉफिट को शेयर कर सकता है। ध्यान से समझना, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? नहीं भैया नहीं। क्या लेकिन वो प्रॉफिट को शेयर कर सकता है? बिल्कुल। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। दूसरा वाला एग्रीमेंट, ध्यान से मेरी बात को समझो। ये पार्टनरशिप जब भी फॉर्म्ड होती है किसके द्वारा फॉर्म्ड होती है? एग्रीमेंट के द्वारा फॉर्म्ड होती है। यहाँ पर आपके पास एक पार्टनर कौन है? ए, दूसरा पार्टनर कौन है? बी। ए ने क्या करा? बी को क्या दिया भैया? बिजनेस प्रपोजल। समझ में आया? जब ए ने क्या करा? बी को क्या करा भैया? बिजनेस प्रपोजल दिया। इसके सामने ऑप्शन थे दो, या तो हाँ बोले या फिर ना बोले। समझ में आया? क्या तुमने कभी किसी को दिया प्रपोजल? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर भैया सामने से ना हुआ तो भैया सारी बात क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सामने से हुई हाँ, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस यहाँ पर मिल गई। तो मैंने कहा एग्रीमेंट कुछ नहीं है, जब भी बिजनेस प्रपोजल क्या हो जाए? एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। पूछा जाएगा तुमसे एग्रीमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, तो भैया ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट आपके पास ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तीसरे बिंदु में हमने बात करी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ध्यान से समझना कि जब आप पार्टनरशिप में आ रहे हो तो भैया क्यों आओगे? बिजनेस करने के लिए आओगे। याद रखना बिजनेस भी क्या होना चाहिए भैया? लीगल होना चाहिए। समझना ध्यान से। मैंने कहा जब आप पार्टनरशिप में आओगे तो क्या करने आओगे? बिजनेस करने आओगे। वो बिजनेस क्या होना चाहिए भैया? लीगल होना चाहिए। और मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। क्लियर हुआ? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और भैया प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मैंने कहा जब आप पार्टनरशिप में आओगे तो क्या करने आओगे? बिजनेस करने। क्या इलीगल बिजनेस करोगे? नहीं भैया नहीं, हम तो लीगल बिजनेस करेंगे और हमारा मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या मैंने बताया था? हाँ। ये मैंने बताया कि मान लो ये कोई प्लॉट ऑफ लैंड है। हाँ, ये मान लो कोई क्या है भैया? प्लॉट ऑफ लैंड है। यहाँ पर मैंने बताया कि मान लेते आपके फादर ने क्या करा? एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और इसके मालिक आपको बना दिया और आपके भाई को बना दिया। तो मैंने बोला क्या है? पार्टनरशिप है। तुमने बोला नहीं भैया नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ ये क्या है? ज्वाइंट ओनरशिप है। याद आ रहा? क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आप यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। क्लियर हो रही है बात? फिर मैंने कहा कि भैया जो प्रॉफिट है उसको बांटना भी है, शेयरिंग प्रॉफिट। चौथा वाला पॉइंट उसी से ही निकल कर आ रहा है। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि मान लेते दो पार्टनर है ए और बी, जिनके बीच का रेशियो क्या है? 3:2 है। तुमने उसमें इक्वली वर्ड का इस्तेमाल किया था। जरूरी नहीं है कि इक्वली हो, कोई भी रेशियो हो सकता है। समझ में आया? ए और बी के बीच में ध्यान से मेरी बात समझना, ये दोनों पार्टनर हैं जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 3:2 है। समझ में आया? मैंने बोला मान लो 5 रुपये का प्रॉफिट है तो ये घर 3 रुपये लेके जाएगा या 2 रुपये लेके जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट तो भैया बांटना क्या है? जरूरी है। शेयरिंग और प्रॉफिट तो होना जरूरी है, लेकिन लॉस का बांटना जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है, मान लो एग्जांपल में ए है, बी है, सी और डी है, 4 पार्टनर हैं। भैया डी के आने से इन तीनों का क्या है? फायदा है, क्योंकि डी का भैया मार्केट में बहुत बढ़िया नाम है। तो भैया देखो इनके बीच की बातों को सुनो, तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये बोले कि अगर प्रॉफिट हो तो हम 4, 3, 2, 1 में बांट लेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम 4, 3, 2, 1 में बांट लेंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ तो सिर्फ हम ही तीनों बांटेंगे, तुम लॉस मत शेयर करना। तो ऐसा हो सकता है? आंसर है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है। फिर आता है भैया रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पर मैंने बोला कि मान लो 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर ए था, बी था, सी था और डी था। ए बोलता है भैया मैं क्या पढ़ाऊंगा? अकाउंट्स। ये बोलता है मैं बीएसटी पढ़ाऊंगा। ये केमिस्ट्री बोलता है, मैथ्स बोलता है। इन चारों ने मिलकर क्या करा? एक इंस्टीट्यूट ओपन करा। समझ में आ रहा? तो जब ये टीचिंग कर रहे हैं तो ये क्या है? एजेंट क्या कहलाएंगे, क्योंकि इनको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी फर्म से। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आएगी तब ये क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट बांटेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर मैंने कहा ध्यान से, क्योंकि इनकी फर्म का नाम क्या है? ABCD एजुकेशन हब। लोग इनको नहीं जान रहे, लोग इनकी फर्म को जान रहे हैं। समझ में आ रही है बात? विद द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको म्यूचुअल एजेंसी के नाम से भी मैं जानता हूँ, याद रखना। म्यूचुअल फंड नहीं, म्यूचुअल एजेंसी के नाम से मैं जानता हूँ। मैंने यहाँ पर मैंने क्या बताया कि मान लो ABC मिठाई वाला है, ये कोई दुकान है। मान लो ABC मिठाई वाला की कोई दुकान है। यहाँ पर एक पार्टनर ए है, एक बी है और एक सी है। किसी दिन क्या हुआ कि भैया ए का कुछ चक्कर हो गया किसी कस्टमर के साथ। समझ में आया? तो भैया ए तो लायबल होगा ही, बी और सी भी क्या होंगे? लायबल होंगे। समझ में आ गया? लेकिन अगर ए ने मान लेते किसी दिन कोई बहुत बढ़िया सेल्स कर लिया, मुनाफा बहुत ज़्यादा हो गया, तो भैया ए के साथ बी और सी को भी मिलेगा, क्योंकि वो भी पार्टनर है। फिर एक था नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसको यहाँ पर ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूँ भैया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि जो फर्म होते हैं और जो पार्टनर होते हैं
वो एक ही है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में तो भैया दोनों को एक ही माना जाता है, लेकिन अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से हम फर्म को अलग मानते हो, पार्टनर्स को अलग मानते हो। और हम हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज की क्लास में हमने इतना ही करा, कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय। थैंक यू और रिवीजन कर लेना, ठीक है जी।